प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेज के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज की जो हमारी ये क्लास है प्रिय विद्यार्थियों कक्षा 10 की गणित और कक्षा 10 की गणित की ये पहली क्लास है। यानी आज से आपकी जो 10वीं की गणित है वो लगातार लगेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हर समय जो ताज़ा अपडेट है वो समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। उसके बाद में जितने भी आपके अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन और भी कई साथी हैं तो उन तक इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितनी ज़्यादा नंबरिंग होगी, जितनी ज़्यादा संख्या होगी विद्यार्थियों की, उतना ही ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे मनोबल बढ़ेगा हम बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने पेश होंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप आज के बाद ये भूल जाइए कि हमारे स्कूल में फैकल्टी नहीं है, और फैकल्टी नहीं है इस अभाव में मैं गणित नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भाई आपके साथ है, आपको कंटिन्यू हर एक चैप्टर वाइज, हर एक डेफिनेशन के साथ, हर एक क्वेश्चन को हल करके मैं आपको यहाँ बताऊंगा। और आप लगातार इस हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप बेहतरीन से बेहतरीन टॉप ऑफ मार्क्स के साथ आप पास आउट हो जाएंगे, ठीक है। चाहे वो छठी का विद्यार्थी हो, चाहे 7वीं का हो, चाहे 8वीं का, चाहे 9वीं का हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी 10वीं की, ठीक है। 10वीं हमारी बोर्ड है तो बोर्ड क्लास का हर एक समय है, हर एक जो मिनट है वो आपके लिए बेस्ट कीमती है। कैसे कीमती है? क्योंकि ये अमूल्य, इसकी कोई मूल्य नहीं है, ध्यान रखना। समय, टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। समय और समुद्र की लहरें कभी इंतजार करती नहीं है, इसलिए समय को पकड़े। और कैसे पकड़ेंगे? समय का इस्तेमाल है वो सही करें, सदुपयोग करें, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अब हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों कक्षा 10 की गणित की। कक्षा 10 की जो गणित है उस गणित का पहला अध्याय है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जब आप कक्षा 9वीं में थे प्रिय विद्यार्थियों तो 9वीं के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, टॉपिक था 9वीं के अंतर्गत एक टॉपिक था, उस टॉपिक का प्रिय विद्यार्थियों नाम क्या था? संख्या पद्धति था, ठीक है। जब संख्या पद्धति आपने पढ़ी थी तो उसमें परिमेय संख्याएं भी पढ़ी होगी, अपरिमेय संख्याएं पढ़ी होगी, वास्तविक संख्या भी पढ़ी होगी और पूर्णांक भी पढ़ा होगा और पूर्ण संख्याएं भी पढ़ी थी। ये मैंने कहा कि जब आप सफल होना चाहते हैं जीवन में तो जब भी अगली क्लास में जाते हो तो पीछे का बैकलॉग जो नॉलेज है वो सारा का सारा नॉलेज आप बैग भर के साथ में ले जाए माइंड में, ठीक है ना। माइंड में साथ में रखोगे तो जिससे क्या होगा, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा और आपको कम समय में जल्द से जल्द सफलता मिलेगी, ठीक है। आप सफल होना चाहते हो चाहे वो एजुकेशन के मार्फत वगैरह। अब कोई विद्यार्थी ऐसा चाहे कि मैं उद्योगपति बनना चाहता हूँ तो भी आपको मैथमेटिक्स तो पढ़नी पड़ेगी। बिना मैथ से आपको कस्टमर ठग ठग करके सामान सारा लूट करके ले जाएगा, फिर आप बैठे रहेंगे। क्यों? कैलकुलेशन ही खास होता है बिजनेस में। जिसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो बिजनेस करना है तो भी आपको मैथ्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और मजदूरी करनी है तो भी मैथ्स पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हाजिरी पर जाओगे और 2 महीने आपको पेमेंट नहीं देगा तो आपका कैलकुलेशन है वो आपको नहीं आएगा, तो आपकी मजदूरी आप कैसे ले आओगे उससे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है मैथ से जीवन के हर जगह हर क्षण आपके काम आएगी, इसलिए मैथ्स को इंटरेस्ट लेकर के, आनंदित होकर के, पूरे मशगूल होकर के यहाँ पढ़िए, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए क्लास को दबा के शेयर करें एक बार। रेडी है आप? चलते हैं, हम बात करते हैं काम की, ठीक है। हमारा जो अध्याय है एक, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले हम पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या है, वास्तविक संख्याएं क्या है, यानी वास्तविक संख्याओं की परिभाषा क्या है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों क्या पढ़ेंगे इसमें, एक तो एचसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती, सॉरी महत्तम समावर्ती, और दूसरा एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्ती। इन दोनों को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंतर्गत चर्चा करेंगे, ठीक है। और अगली जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे अंक गणित का जो मौलिक परिमेय है, उस अंक गणित के मौलिक परिमेय को भी हम विस्तृत रूप से इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हम हल करने वाले हैं, ठीक है। और अगला होगा परिमेय संख्याओं का, जैसे दशमलव प्रसार होता है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, ठीक है। और उन सभी परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार था, जैसे एक था आवर्ती, एक था समापेय, तो वो सारे डिस्कशन इसमें हम करेंगे। बेसिकली जितनी डेफिनेशन थी वो आपने पिछली 9th की क्लास में, फर्स्ट
संख्या पद्धति में फर्स्ट चैप्टर में देखी होगी, पढ़ी होगी। और यहाँ हम केवल करेंगे वास्तविक संख्याओं का अध्ययन। ठीक है, यदि आपको ये संख्याएं और भी जाननी है तो मेरी 9th की क्लास है, जो फर्स्ट क्लास अध्याय पहला, उसकी जो बेसिक क्लास लगा रखी है, यानी क्लास नंबर 01 मैथ्स की, उस क्लास के अंतर्गत जाइए और आप 9वीं का पहला चैप्टर फिर से पढ़ लीजिए, तो ताकि आपकी जो यादें हैं वो तरोताजा हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों। अब ध्यान देना, जब हमने बात की थी एक परिमेय संख्या, क्या एक बात की हमने प्रिय विद्यार्थी, वो थी परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब ध्यान देना यह है कि जब परिमेय संख्या है उनकी परिभाषा आपकी मेरी जो 9वीं की फर्स्ट क्लास है उसमें मिलेगी, लेकिन यहाँ जनरली बात कर रहे हैं हम, तो इस परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होगी? जो संख्याएं फ्रैक्शन के रूप में लिखी जा रही थी, क्या प्रिय विद्यार्थियों, जो संख्याएं P/Q यानी फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखी जा रही थी, उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कह रहे थे। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इसका इस चैप्टर का। ठीक है, तो उन परिमेय और अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उन संख्याओं को सामूहिक रूप से, इन दोनों को सामूहिक रूप से प्रिय विद्यार्थी क्या कहेंगे? सामूहिक रूप से कहेंगे हम वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं। किसको? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप से हम वास्तविक संख्याएं, या हम इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों रियल नंबर्स। जहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। ठीक है, इसकी सारी डेफिनेशन लिखेंगे, आप आराम से देखते जाइए। ठीक है, हाँ, समझने की कोशिश कीजिए, जितनी ज्यादा समझोगे रटने की बजाय उतनी ज्यादा आप महारथी होते जाएंगे मैथ्स में। ठीक है, तो हम कह रहे थे परिमेय संख्या है अर्थात वे संख्याएं जिनको फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं, वो सारी सारी परिमेय संख्याएं कहलाती थी। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं का मतलब होता है वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में नहीं लिखी जा रही थी। कौन कौन सी? जैसे √3, √2 या √3 और पाई। इन संख्याओं को हम कैसे लिख रहे थे? भिन्न के रूप में नहीं लिख पा रहे थे, तो इन संख्याओं को हम कह रहे थे अपरिमेय संख्याएं। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं की। किसकी प्रिय विद्यार्थियों? वास्तविक संख्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं। तो वास्तविक जो संख्या है वो संख्याएं हम किसे कहेंगे? सामूहिक रूप से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहेंगे। यहां तक क्लियर है? आइए हम लिखते हैं इसको परिभाषा के तौर पर कि कैसे, और ये सारी चीजें आप माइंड में सेट कर लेना। इन चीजों के सेट में नहीं होगी दिमाग में तो आपकी ट्यूशन आगे हल नहीं होंगे, इसलिए इन परिभाषाओं को आप माइंड में आराम से बिठा देना। ठीक है, चाहे रटना पड़े तो रट लेना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे हम बात करेंगे वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं की जो परिभाषा प्रिय विद्यार्थियों उसमें क्या लिखेंगे? वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों रियल नंबर्स। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं की परिभाषा की बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो परिभाषा क्या रहेगी? परिभाषा रहेगी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो लिखेंगे परिमेय, तो लिखेंगे परिमेय तथा अपरिमेय। कौन कौन सी संख्या? ये मैंने अभी बता दी बेसिकली। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप से, कैसे प्रिय विद्यार्थियों? सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सामूहिक रूप से वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को दोनों को मिला करके हम उसे कहेंगे वास्तविक संख्याएं कहते हैं या रियल नंबर कहलाती है। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट हुए तो मुझे बताइए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये परिभाषा है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है अर्थात उसके सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम बात करें, उदाहरण जैसे लेंगे तो हमारे दिमाग में है वो खत बन जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों तो -2 है,
ठीक है, -1 है, 0 है, उसके बाद में +1 है, +2 है, +3 है, उसके बाद में हम बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों क्या है, उसके अलावा हम बात करेंगे तो 1/2 है, 1/3 है। ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं प्रिय विद्यार्थियों वास्तविक संख्या है। ठीक है, चाहे √2 हो, चाहे वो √3 हो, चाहे वो पाई हो, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिलाकर के हम प्रिय विद्यार्थी क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। किसी को दिक्कत है किसी को नहीं है? दिक्कत हो तो आप कमेंट करके भी मुझे बता देना। ठीक है, अब अगला हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थी, वो पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन। ध्यान दीजिए, ये यूक्लिड विभाजन है प्रिय विद्यार्थी। इस यूक्लिड विभाजन का मतलब क्या होता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन परिमेय। ठीक है, ये जो यूक्लिड विभाजन परिमेय है, इस यूक्लिड विभाजन परिमेय में क्या क्या आएगा, आइए हम बात करते हैं। अब इसे समझने की जरूरत है। ठीक है, जब ये यूक्लिड परिमेय जो आपका टॉपिक है, इसमें से हम समझेंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कोई भी या किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक का मतलब आपको पता है, ये डेफिनेशन पढ़ा होगा, नहीं तो 9वीं की फर्स्ट क्लास में जाकर के आप पढ़ लीजिए। कोई भी धनात्मक प्रिय विद्यार्थियों क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक है प्रिय विद्यार्थियों, उस पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक को जैसे a गुणा b। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या है? a गुणा b है, या हम कह सकते हैं a व b है। कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका मान क्या है? a व b। ठीक है, जहां आप देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, जहां कोष्टक लगाकर लिखना, जहां a बराबर बड़ा है b से, ये ध्यान रखना, ये जो निशान है ये छोटे बड़े को दर्शाने के लिए, इसके मुख में जो अंक होगा वो उससे बड़ा होगा और इसकी पूंछ की तरफ जो होगा वो अंक छोटा होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जहां a बड़ा है b के लिए, यानी a जब बड़ा होगा b के लिए तो क्या बनेगा? तो प्रिय विद्यार्थियों बनेगा a बराबर BQ। क्या? a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहां भी ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम पढ़ेंगे तो किसी भी धनात्मक पूर्णांकों के लिए, माना कि a व b धनात्मक पूर्णांक है, तो जहां a है उसका मान b से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या बनेगा? a बराबर, यानी a का मान होगा b गुणा q प्लस r होगा। ठीक है, तो q यहाँ क्या है प्रिय विद्यार्थियों? q यहाँ भाग है। क्या है? भागफल है। q क्या है? भागफल है, ध्यान रखिए। ठीक है, और r यहाँ क्या है प्रिय विद्यार्थियों? r है वो क्या है? शेषफल है। भागफल में शेषफल में समझते हो, भागफल का मतलब होता है किसी भी संख्या में भाग देने पर किसी संख्या का जो प्राप्त राशि होती है उसको हम भागफल कहते हैं। और उस भाग देने के बाद में जो संख्या बचती है पीछे शेष बची संख्या को हम कहते हैं शेषफल। ठीक है, यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। उदाहरण के तौर पर जैसे देखें हम, ये 45 है। ठीक है, तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों? 45 को कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 4500 7 गुणा 6 42 और प्लस हो जाएगा 5, तो 42 और 5 बराबर 45 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो सॉरी, यहाँ 3 बराबर 45 हो जाएगा। ठीक है, 7 42 42 और 3 45। ये आपका क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ये है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ऐसे ऐसे उदाहरण हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, बिल्कुल छोटा है, डरने की बात नहीं। आपका जो ये प्रमेय है या फर्स्ट जो चैप्टर है वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स, इसके अंतर्गत टोटल 2 प्रश्नावलियां हैं, 1.1 और 1.2। इसमें से कुछ एक क्वेश्चन है दे रखे हैं, उनको आपको सिद्ध करना है कि वास्तविक ऐसा होता है या नहीं होता है। कुछ एक प्रश्न है जिनको हल करना है, जिसमें गुणनखंड है वो भी पढ़ेंगे, लघुत्तम समावर्ती वो भी पढ़ेंगे, महत्तम समावर्ती वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है प्रिय विद्यार्थी, वो टॉपिक है आपका
अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका, देखते जाइए क्या है, वो है आपका लघुतम समापवर्ती। क्या है? या महत्व समापवर्ती। लघुतम और महत्व समापवर्ती हैं, तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले महत्व समापवर्ती। महत्तम समापवर्ती, ठीक है। यानी महत्तम समापवर्ती का मतलब है HCM। क्या है? HCM, ठीक है। अब HCM है, HCM हम किसे कहते हैं, HCM में किन किन चीजों का जिक्र होगा, तो ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों। ये महत्तम समापवर्ती जो है ये क्या करेगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा जो सामान्य भाजक होगा, ठीक है ना। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा जनरली जो सामान्य भाजक होता है, उसी भाजक को हम कहते हैं महत्तम समापवर्ती या HCM। क्या कहेंगे? महत्तम समापवर्ती या HCM। तो हम इसकी परिभाषा में लिखेंगे दो या दो से अधिक, क्या लिखेंगे? दो या दो से अधिक संख्याओं का, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा, क्या? सबसे बड़ा, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा जो भाजक होता है, क्या होता है विद्यार्थियों? सबसे बड़ा सामान्य भाजक होगा। सबसे बड़ा सामान्य भाजक जो होगा उसे ही हम क्या कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों? भाजक होगा, उसे महत्तम समापवर्ती महत्तम समापवर्ती कहते हैं। ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं है डाउट? अब सामान्य भाजक HCF कहलाता है, या महत्तम समापवर्ती, या कोष्टक में हम लिखो HCM, ठीक है। एक ही बात है, HCM हमने पहले लिख रखा है। अब ध्यान देना उदाहरण के तौर पर। कैसे? उदाहरण के तौर पर, उदाहरण देकर के हम समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर HCM क्या है, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, जैसे संख्या दे रखी है 12, ठीक है, और 18। अब ध्यान ये देना है 12 और 18 में ऐसी सबसे, यहाँ कहने का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती का मतलब सबसे बड़ा सामान्य भाजक, लेकिन सबसे बड़ा सामान्य भाजक देखो, इसमें से ऐसी सबसे बड़ी संख्या लेनी है जिस संख्या का मान भाग है वो इसमें से पूरा पूरा जाता हो, दोनों संख्या में से, ठीक है। तो जैसे 2 को लें तो 2 का तो भाग जाता है, 2 से और भी कई संख्या ऐसी बची हुई है जिनका जाता है। जैसे 4 का लें तो 4 का भी इसमें जाता है, ठीक है। 4 ये 12 और ये 4 पंजाबी 4 का तो जाएगा नहीं, ठीक है। 2 का जा सकता है, 2 से बड़ी है दूसरी 6 संख्या, ठीक है। अब 6 का लेंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, और 6 के बाद हम लेंगे प्रिय विद्यार्थी जैसे 9 का, तो 9 18 में तो जाता है, 12 में नहीं जाता है, ठीक है। इसलिए ऐसी संख्या लेंगे सबसे बड़ी जिसमें से, जिसका दोनों में से भाग है वो क्या जाता हो प्रिय विद्यार्थियों? पूरा पूरा भाग जाता हो, ठीक है। पूरा पूरा भाग जाएगा तो हम लेंगे 2, 2 तो होगा ही, 2 से बड़ी कौन सी है? 6। तो इसका जो लघुतम समापवर्ती है प्रिय विद्यार्थियों वह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? यानी 18, 12 और 18 का जो लघुतम समापवर्ती है, यानी महत्तम समापवर्ती है, यानी सबसे बड़ा भाजक है, वो क्या होगा? 6 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? लघुतम में बोला तो सॉरी, हाँ भूल से, यानी सबसे बड़ी संख्या है वो होगी। यहां तक किसी को दिक्कत? तो इसकी जो 12 और 18 की सबसे बड़ी भाजक संख्या है वो क्या है? 6 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे हम बात करेंगे बी है प्रिय विद्यार्थियों, वह है लघुतम समापवर्ती। किसे कहेंगे? लघुतम समापवर्ती। लघुतम समापवर्ती का मतलब होता है LCM। इसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? LCM, ठीक है। अब LCM किसे कहेंगे? LCM की परिभाषा हम लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा सामान्य। इधर सबसे बड़ा था तो कहेंगे 2 या
दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा, दो या दो से अधिक संख्याओं का वहां सबसे बड़ा था तो यह सबसे छोटा सामान्य भाजक, सबसे छोटा सामान्य भाजक क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? लघुत्तम समापवर्ती कहलाएगा। ध्यान रखना, लघुत्तम समापवर्ती कहलाएगा। समापवर्ती कई बार हम जो बोलते हैं या लिखते हैं, बोलते हैं वो लिखना भी आना चाहिए, ठीक है। तो समापवर्ती कहलाता है। कौन सा? वह छोटे से छोटा, दो या दो से अधिक संख्याओं का वह छोटे से छोटा सामान्य भाजक क्या कहलाएगा? लघुत्तम समापवर्ती कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में लिखते हैं LCM। क्या लिखते हैं? LCM, ठीक है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब उदाहरण के तौर पर विद्यार्थी, उदाहरण के तौर पर उदाहरण लेंगे तो उदाहरण क्या होगा? उदाहरण के तौर पर जैसे 6 और 9 है, संख्या क्या है? उदाहरण के तौर पर 6 व 9 है, ठीक है। अब 6 और 9 का लसब लेंगे प्रिय विद्यार्थियों। लसब का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों का भाग उसमें जाता हो, ठीक है। तो 6 का भाग जैसे जाएगा 12 लेंगे तो 12 में 6 का भाग तो जाएगा, लेकिन 9 का भाग नहीं जाएगा। तो क्या लेंगे? तो लेंगे हम अगली संख्या है वो 18। अब 18 में से ध्यान रखना 6 का भी भाग जाता 3 बार, 9 का भाग जाता 2 बार, इसलिए सबसे जो छोटी होगी वह 18 होगी, यानी इसका लसब होगा वो एलसीएम होगा प्रिय विद्यार्थियों। क्या होगा? 6 और 9 का 18 होगा। 6 और 9 का कितना होगा? 18 होगा। जैसे इसकी बात करें हम उदाहरण के तौर पर 12 और 18 की, इसकी जो लसब की बात करें तो 12 का भाग, अब इसमें 18 लेंगे तो 18 में से 12 का भाग जाएगा नहीं, 18 का ही जा रहा है, ठीक है। तो हम अगली संख्या लेंगे, कौन सी? अगली संख्या लेंगे 36। 36 में से 12 का भी भाग जा रहा है और 18 का भी जा रहा है, यानी ऐसी संख्या लेंगे जिसमें से दोनों संख्याओं का कॉमनली भाग जाता हो या दोनों संख्याओं से विभाजित होती हो पूरी पूरी, तो उसको हम कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों या एलसीएम। ये इसका क्या है प्रिय विद्यार्थियों? ये दोनों इसका एलसीएम है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। यहां तक किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन हमें आगे काम आने वाली है। इसलिए इस डेफिनेशन को बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें, अपने दिमाग को ओपन रखें, ठीक है। जितना ज्यादा दिमाग ओपन होगा उतना ही ज्ञान ज्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है। अगला जो है प्रिय विद्यार्थी वो है अंकगणित का मौलिक प्रमेय। अगला जो है आपका वो चैप्टर होगा, सॉरी इसी के अंदर टॉपिक है, वो है अंकगणित का मौलिक प्रमेय। क्या है? अंकगणित का मौलिक प्रमेय। ध्यान दीजिए, अगला जो आपका इसमें टॉपिक है वो है अंकगणित का मौलिक प्रमेय, ठीक है। ये जो अंकगणित का मौलिक प्रमेय है, ये आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली इसमें काफी हद तक देखने को मिलेंगे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन प्रश्नावली बहुत छोटी है, और अंकगणित का जो मौलिक प्रमेय है, इस मौलिक प्रमेय के अंतर्गत सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिभाषा होगी वो क्या होगी? ध्यान दीजिए, इधर जो परिभाषा है वो कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे। डेफिनेशन में हम लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, क्या लिखेंगे? हर संख्या को केवल एक ही तरीके से प्राइम फैक्टर में लिखा जाता है। जैसे जो हर संख्या होती है, ठीक है, हर संख्या को केवल का यानी ओनली, ठीक है ना, हर संख्या को केवल एक ही तरीके से, हर संख्या को केवल एक ही तरीके से प्राइम फैक्टर, इसे प्राइम फैक्टर
हर संख्या को किसी एक ही तरीके से प्राइम फैक्टर में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? फैक्टर इधर नहीं लिखेगा, इधर लिख देता हूं, प्राइम फैक्टर में लिखा जाता है। अब ध्यान देना, जब परिभाषा लिखते हैं तो आधी अधूरी हमें समझ में आती है, जब इसका एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा क्या कहना चाहता है ट्यूशन वाला या पढ़ाने वाला। ठीक है, अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल या एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जैसे ये जो 12 है, संख्या क्या है हमारे पास? 12 है। 12 का मतलब है, ये जो अंक गणित का मौलिक पद में क्या कहता है कि इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, गुणनखंड करेंगे 12 का प्रिय विद्यार्थी, तो क्या करेंगे? तो करेंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 गुणा 3 बराबर 12 हो जाएगा। यही होगा, यानी ये होगा गुणनखंड इसका। तो ये कह रहा है कि हर एक संख्या को केवल एक ही तरीके से प्राइम फैक्टर में लिखेंगे। अब इसका जब गुणनखंड करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो क्या आएगा? एक तो आएगा 2, तो इसका गुणनखंड आएगा प्रिय विद्यार्थियों 2 गुणा 2 गुणा 3। यहां तक दिक्कत? और इसी प्रकार है, इसी प्रकार इसका जो है, इसी प्रकार इसका HCM व LCM निकाला जाता है। ठीक है, HCM LCM निकालेंगे तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो हमारा जो LCM है वो LCM आसानी से निकल जाता है किसी भी संख्या का। ठीक है, फिर है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अगला है प्रिय विद्यार्थी, वह है परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं मैंने पहले कहा था, मैंने कहा वे संख्याएं जिनको फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो यहाँ है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, यानी परिमेय संख्याएं उनको दशमलव प्रणाली में कैसे लिखते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। अब परिमेय संख्या है प्रिय विद्यार्थियों, यदि हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड का दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है ना, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या कहता है प्रिय विद्यार्थियों? जो हर है, ठीक है, वो हर में केवल 2 और 5 हो तो उनके गुणनखंड प्रिय विद्यार्थी वो क्या होंगे? वो हमेशा दशमलव प्रसार में होंगे। उदाहरण के तौर पर प्रिय विद्यार्थियों दे रखा है, पहले तो इसने लिख रखा है क्या? यदि हर में केवल, यदि हर में केवल, यदि हर में केवल एक, केवल 2 और 5, यदि हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड, हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड हो तो, हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड हो तो दशमलव प्रसार है वो कैसे होगा प्रिय विद्यार्थियों? तो दशमलव प्रसार है वो होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर 1/2, तो हर में क्या है? 2 है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा प्रिय विद्यार्थी वो 5.5, यानी 0.5। यानी ये कैसा है? समापेय, यानी जब भी कोई इसका भाग देते हैं, भाग देने पर कोई भी संख्या अंत में समाप्त हो जाती है दशमलव के बाद में, तो वो उसको कहेंगे समाप्य दशमलव। और एक ऐसी संख्याएं होती है जो कभी समाप्त नहीं होती है, अनगिनत अनलिमिटेड चलती रहती है, उसको कहेंगे असमाप्य या दशमलव प्रणाली। ठीक है, और उसमें असमाप्य में होगा, एक होगा आवर्ती दशमलव प्रणाली। ठीक है ना। हाँ, ये सारा सारा नमी वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंतर्गत मैंने पढ़ा रखा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है वह है अप्रसारित, अप्रसारित दशमलव परिमेय। ठीक है, अप्रसारित दशमलव परिमेय की जब हम बात करेंगे तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों आप देखोगे ऐसा परिमेय होगा जहां दशमलव का प्रसार है वो बिल्कुल होगा नहीं, और होगा तो कैसे होगा? हर एक बार अंक का रिपीटेशन होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे 1/3 है, इसको हम हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो क्या आएगा? 3.3
0.3 यानी पॉइंट के बाद में 3 इस प्रकार आप रिपीटेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और अंत में जो HCM है, ठीक है, HCM का मतलब महत्तम समावर्ती, दूसरा एलसीएम, ये एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्ती। एलसीएम, HCM और एलसीएम का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, वह वास्तविक संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, संख्याओं का ये गुणनफल। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो, जैसे 12 और 18 की बात करें तो इसका जो संख्याओं का गुणनफल होगा एलसीएम का, वो 12 गुणा 18 होगा। और 12 और 18 को गुणा करोगे तो कितना होगा, 12 आठे कितना हुआ, 12 आठा 96 का छक्का और हंसल लगी 9, 12 एकम 12 और 12 9 बताइए कितने हुए, 12 और 8 20, 9 21 हुए, 21। तो इसका मतलब है इसका आंसर आएगा 216। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में जितना भी जो पढ़ा इस क्लास को पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद में ये डेफिनेशन, ये परिभाषाएं आप माइंड में सदा सदा के लिए रखेंगे तो हम जैसे ही इस प्रश्नावली हल करेंगे तो अगली क्लास में प्रश्नावली हल करते समय में कोई दिक्कत या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, क्या कहता हूं कि आप हर एक प्रश्नावली के अंदर जितनी डेफिनेशन आपको लिखवाई जाती है, ये डेफिनेशन आपकी किताब में कहीं भी दी हुई नहीं है, मैं कहीं से ढूंढ करके ला रहा हूं। और ये परिभाषाएं आप लगातार दिमाग में रखोगे, पढ़ोगे, रटोगे, याद करोगे तो आपकी जो क्वेश्चन है या प्रश्नावलियों में क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व होंगे, ठीक है। तो दबा के क्लास को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आमंत्रित करें और इस निःशुल्क प्रणाली का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावे। कोई भी दुनिया में इंसान बिना पैसे के पढ़ाता नहीं है, लेकिन आपका भाई आपको बिना पैसे जीवन भर पढ़ाएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें तो ऐसा करें कि आपका नाम और आप किस कक्षा में हो और आप कहां से हो, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि हमारा जो चैनल है इससे अलग अलग क्षेत्र से विद्यार्थी है वो पढ़ रहे हैं और उसका लाभ है निःशुल्क प्रणाली का ले रहे हैं, ठीक है। तो दबा के चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।